माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटे जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था मसल टिश्यू, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंट्रोलिंग इंटेक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन बाय कैल्शियमाइन, इस टॉपिक को हमने डिटेल से डिस्कस किया था, और साथ साथ उसके एक शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, ऑल और नन रिस्पॉन्स। तो आज के इस लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं, एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन। ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन। इस टॉपिक के अंदर हम ये सीखेंगे कि हमारे मसल जब कंट्रैक्ट करते हैं तो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है। तो बेसिकली उनके 3 सोर्सेज हैं जहाँ से एनर्जी हमारे मसल जो है वो रिसीव करते हैं। मेजॉरिटी जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी ज़्यादातर जो अपनी एनर्जी है वो एरोबिक रेस्पिरेशन से पूरी करते हैं। इसके अलावा स्टोर्ड एटीपी भी यूज़ होते हैं, और थर्ड जो सोर्स है बेटा वो है एन एरोबिक कंडीशन। एन एरोबिक कंडीशन नॉर्मली जो हमें एनर्जी मिलती है बेटा वो एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है। एन एरोबिक जो कंडीशन है वहाँ भी एनारोबिक रेस्पिरेशन से आप लोगों को कुछ हद तक, जैसे कहते हैं ना इमरजेंसी, जब ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ जाती है ना, तब आपको जो है ना एनर्जी एनारोबिकली भी आपके मसल्स को प्रोवाइड की जाती है। तो फर्स्ट सोर्स है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और मेजॉरिटी, यानी मैंने कहा है कि रेस्ट की कंडीशन में सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है। तो एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन कम्स फ्रॉम एटीपी। एटीपी से आपको एनर्जी मिलती है। एटीपी में क्या होता है बेटा, ये फास्फेट बॉन्ड होते हैं, टिल्टी बॉन्ड होते हैं 2 फास्फेट के दरमियान, तीसरे फास्फेट के दरमियान नहीं है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ये 2 फास्फेट है, ये तीसरा फास्फेट हो गया, लेकिन ये जो 2 बॉन्ड है ना, ये टिल्टी बॉन्ड होते हैं। यहाँ एक बॉन्ड के टूटने से 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो इसलिए मसल्स की कंट्रैक्शन के लिए जो एनर्जी मिलती है बेटा वो कहाँ से मिलती है, एटीपी से। तो सप्लाई ऑफ एटीपी इज मेंटेन बाय एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इसमें हम क्या करते हैं, एरोबिक ब्रेकडाउन यानी ग्लूकोज की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम उसे तोड़ते हैं, और ये ग्लूकोज कहाँ से बनता है, ग्लाइकोजन में। ये ऐसी बात क्यों कर रहा है, हमारे मसल्स के अंदर जब एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती तो फिर खून से जो ग्लूकोज है उसको निकाल कर मसल्स के सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर किया जाता है। बहुत सारे ग्लूकोज के मालिक्यूल को इकट्ठा जोड़ के ग्लाइकोजन मालिक्यूल बना दिया जाता है और स्टोर किया जाता है। जब आपको एनर्जी चाहिए होती है फिर उस वक्त क्या होता है कि ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में बदला जाता है, और ग्लूकोज को फिर एरोबिक ब्रेकडाउन से आगे गुजारा जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो फर्स्ट के अंदर आप लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया था कि इसमें 3 स्टेप्स आते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलाइसिस होता है। उसके बाद जो दूसरे मेन प्रोसेस हैं जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है बेटा वो है हमारे पास क्रेब्स साइकिल और रेस्पिरेटरी चेन। तो ये 3 स्टेप्स में ये ग्लूकोज की आगे ब्रेकडाउन होती है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज को आगे पायरुवेट में बदला जाता है। पायरुविक एसिड भी कहते हैं, या पायरुवेट में बदला जाता है। 2 पायरुवेट बनते हैं। ये मैं आपको कोई डिटेल से टॉपिक नहीं डिस्कस करा रहा, क्योंकि ये आप लोगों ने एफएससी के अंदर फर्स्ट पार्ट में ये डिटेल से पढ़ा हुआ है। अब इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है, इस प्रोसेस के दौरान एक तो 2 एटीपी मालिक्यूल और साथ साथ 2 NADH मालिक्यूल जो हैं वो भी यहाँ पर इनकी जनरेशन होती है। तो ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पर 2 पायरुवेट बने हैं, और उसके बाद 2 एटीपी नेट, यानी बनते 4 हैं, उसमें से 2 यूज हो जाते हैं, बाकी 2 जो है हमारे पास एटीपी बनते हैं, और 2 NADH बने हैं। फिर उसके बाद ये जो पायरुवेट है ये आगे मूव करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में इस पायरुविक एसिड की या पायरुवेट की मजीद ब्रेकडाउन की जाएगी, इसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। तो ये किसमें ये प्रोसेस होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस अकर हो रहा होगा। अब इस फेज में कौन सी बड़ी तब्दीली आ रही होती है, इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन की जाती है और आगे कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जाता है। एक पायरुवेट के टूटने से 3 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, और दूसरे पायरुवेट के दोबारा क्रेब्स साइकिल में जाने से 6 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बनेंगे। देखिए कार्बन मौजूद थी किसके अंदर, ये जो पायरुविक एसिड है, फिर उसकी ऑक्सीडेशन हुई है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है ना। इसका मतलब यह है ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी यहाँ पर रिक्वायर होगी। इसके अलावा यहाँ पर 2 एटीपी मालिक्यूल बनते हैं, FADH मालिक्यूल बनते हैं, वो सारी जो डिस्कशन है वो डिटेल में चली जाएगी। क्लियर बेटा। इसके अलावा और तीसरा जो फेज होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर बेटा तीसरा जो स्टेप होता है वो है रेस्पिरेटरी चेन का। रेस्पिरेटरी चेन में जो एडिशनल प्रोडक्ट बने हैं, NADH बना है, NADH यहाँ भी बनता है, ये NADH बना है, और इसके अलावा जो FADH बने हैं, FADH2, ये NADH और FADH2 को मजीद ब्रेक करके रेस्पिरेटरी चेन से गुजारा जाता है, और फिर वहाँ से ATP निकाली जाती है। तो इस तरह करते करते हमारे पास ग्लूकोज से तकरीबन, जो वैसे एक ग्लूकोज मालिक्यूल 38 ATP देता है, 38 ATP देता है, लेकिन उसमें से चूंकि 2 यूज होते हैं तो हम जो है ना टोटल काउंट करते हैं 36 ATP के।
तो ये एरोबिक ब्रेकडाउन से ये जो इतनी ज़्यादा ए ग्लूकोज के मालिक्यूल की ब्रेकडाउन हुई है, जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली है, ये आप हर वक्त 24 घंटे सांस ले रहे हैं, इसमें भी एनर्जी खर्च हो रही है। तो वो असल में एटीपी ही है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। और वो कैसे मिल रही है? यही एरोबिक ब्रेकडाउन से आपके मसल्स को एनर्जी मिलती है। अब जरा वन बाय वन हम इसी एरोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये सबसे पहले क्या होगा भाई, हमारे मसल्स के अंदर यहाँ पर आप ये हेडिंग दे सकते हैं, ये मसल सेल आपने लिया हुआ है। मसल सेल के अंदर क्या होता है कि ग्लाइकोजन स्टोर होती है, ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन में किस में बदला जाता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। ग्लूकोज को सीरीज ऑफ स्टेप से गुजारा जाएगा और आगे पायरुवेट बनाए जाएंगे। कितने पायरुवेट बनाए जाएंगे? 2 पायरुवेट बनाए जाएंगे। तो ये प्रोसेस बेटा कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदला जाता है। ये मसल्स के अंदर भी ये बात हो रही है। और फिर उस ग्लूकोज को आगे ब्रेक किया जाएगा, पायरुवेट के अंदर 2 पायरुवेट यहाँ पर बनेंगे। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इस प्रोसेस के दौरान 2 NADH बन रहे हैं और इसके अलावा 2 ATP यहाँ पर बन रहे हैं। 4 बनते हैं, लेकिन मैंने जो नेट प्रोडक्शन होती है वो मैंने बताया, वो है हमारे पास 2 ATP। क्लियर? यहाँ पर एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले टॉपिक में ये रिलेटेड है। ये बात कौन सा मालिक्यूल यहाँ पर रिक्वायर होता है बेटा? NAD+ मालिक्यूल जरूरत होता है, और ताकि यहाँ से हाइड्रोजन आयन जो निकल रहे हैं, यहाँ से निकलते हैं बेटा, इस स्टेप से हाइड्रोजन आयन निकलते हैं। उन्हीं हाइड्रोजन आयन को NAD+ के साथ जोड़कर NADH में आप कन्वर्ट करेंगे। अगर आपके पास NAD+ नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस आगे नहीं चल सकेगा। ये पॉइंट यहाँ पर समझना लाजमी था कि NADH के बनने के लिए हाइड्रोजन आयन जो यहाँ से रिलीज होते हैं, इन हाइड्रोजन आयन का रिलीज होना लाजमी है, और वो NADH मालिक्यूल बनाएंगे। इसका मतलब ये जो NAD+ मालिक्यूल है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप NAD+ मालिक्यूल नहीं बनाते तो आगे ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का, ये यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। क्लियर बेटा? उसके बाद सिंबल क्या होता है? जो पायरुवेट यहाँ पर बने हैं, ये पायरुवेट किसके पास जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएंगे। कार्बन की ऑक्सीडेशन की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल बनाए जाते हैं, और इस प्रोसेस के दौरान NADH भी बन रहे होते हैं और साथ साथ FADH2 मालिक्यूल भी बन रहे होते हैं। क्लियर? तो हमें जरूरत है NAD+ ग्लाइकोलाइसिस को चलाने के लिए। क्लियर? तो जो NADH और FADH2 बन रहे हैं, इनको फिर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर एक तो NADH ये आगे ब्रेक होगा और NAD+ आयन देगा। तो यहाँ से ये NAD+ आयन यहाँ से बन रहे होते हैं। इस फेज को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी चेन। क्लियर? और रेस्पिरेटरी चेन में क्या होता है कि फिर NADH और FADH के 2 के टूटने से बहुत ज्यादा आपको एनर्जी वहां से भी मिल रही होती है, यानी आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है। साथ साथ जो हमें मालिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस को चलाने के लिए जरूरी है NAD+, तो इस तरह हमारे पास ये एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। बस इतना आपने कंडीशंस याद रखनी है कि कौन सा मालिक्यूल हमें रिक्वायर होता है और उसका बनना लाजमी होता है। अगर वो नहीं बनेगा तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने अपने टॉपिक के अंदर जो फर्स्ट ईयर के अंदर डिस्कस किया था, उसमें काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। तो देखिए, एक ग्लूकोज मालिक्यूल से आपको 36 ATP मिल गए, और यही एनर्जी आप चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, आपके न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं 24 घंटे, उसमें ATP इस्तेमाल हो रही है। यही ATP एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है। उसके बाद सेकंड जो सोर्स है हमारे पास एनर्जी का बेटा, वो है स्टोर्ड ATP। क्लियर? आपके पास ATP को स्टोर करने की सलाहियत भी होती है, लेकिन बात ये याद रखनी है, ये एक शॉर्ट इंटरवल के लिए होती है, यानी कि सिर्फ 15 सेकंड्स के लिए। 15 सेकंड्स के लिए आप अपने अंदर ATP को स्टोर करके रख सकते हो। मतलब क्या है? यानी आप जब स्टोर, जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी है ना ATP, जब आप फुल कंट्रैक्ट करते हैं अपने मसल्स को, वो सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड्स तक यूटिलाइज हो जाती है। यानी 15 सेकंड तक इस्तेमाल करने के लिए, फुल वर्क करने के लिए आपके पास ATP स्टोर है। क्लियर? और वो उस ATP को ATP की शक्ल में स्टोर नहीं किया जाता, बल्कि ATP को हम किस शक्ल में स्टोर करते हैं? हम इसे क्रिटाइन फास्फेट की शक्ल में। आपके सेल के अंदर एक मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है जिसका नाम है क्रिटाइन। ठीक है? तो इस मॉलिक्यूल के साथ ATP क्या करेगा? जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? ATP का फास्फेट बॉन्ड, जो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, टिल्डी बॉन्ड हमने जिसे कहा है, वो ब्रेक होगा और वो फास्फेट क्रिटाइन के साथ जोड़ दिया जाएगा। ठीक है? और यहाँ से ADP मॉलिक्यूल बचेगा। तो ये क्रिटाइन फास्फेट की शक्ल में आप अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या सेल के अंदर एनर्जी को स्टोर कर सकते हो। ये कब हुआ है? ये रेस्ट की कंडीशन में हुआ। रेस्ट कंडीशन में, यानी कि जब आपको एनर्जी जरूरत नहीं है तो आपने ATP का हाई एनर्जी बॉन्ड क्रिटाइन को ट्रांसफर कर दिया, और फिर उस क्रिटाइन को आप अपने मसल्स के अंदर स्टोर करके रखते हो। फिर उसके बाद जब कंट्रैक्शन करवानी होती है, जब मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, तो उन कंट्रैक्शन के दौरान क्या होता है? यही क्रिटाइन फास्फेट जो है दोबारा ये बॉन्ड तोड़ेगा और इधर शिफ्ट करेगा, दोबारा ATP यहाँ पर हमारे पास जनरेट हो जाएगा और क्रिटाइन अलग हो जाएगा। तो ये है हमारे पास स्टोर्ड ATP, जो कि 15 सेकेंड्स के लिए जरूरी होता है। स्टोर्ड ATP इस्तेमाल हो जाते हैं। थर्ड जो सोर्स है बेटा हमारे पास, वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन कब स्टार्ट होता है? जब आप स्ट्रीनस एक्सरसाइज करते हैं। स्ट्रीनस एक्सरसाइज यानी कि आप हार्ड एक्सरसाइज करते हो, तब आपके जो मसल्स हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं एरोबिक से एनएरोबिक की तरफ।
वजह क्या होती है, यानी जितना आप वर्क कर रहे होते हैं ना, वर्क के हिसाब से आपके जिस्म के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही होती। ऑक्सीजन नहीं जा रही तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो आगे ये जो फेज है जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कह रहे हैं, इसमें क्रेब्स साइकिल भी आता है, रेस्पिरेटरी चेन भी आती है, ये फेज नहीं हो सकेगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना, ग्लाइकोलाइसिस तो होगा, ग्लाइकोलाइसिस तो प्रोसेस होगा, लेकिन आपके अंदर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ ऑक्सीडेशन हो रही है और इसके अलावा रेस्पिरेटरी चेन हो रही है, यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, तो ये जो सिलसिला है ये कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके मसल्स क्या करेंगे, आपके मसल्स जो है ना वो ग्लूकोज को तोड़कर जितनी आपके पास ग्लूकोज स्टोर है उसको पायरोविक एसिड में बदलते जाएंगे, पायरोविक एसिड। और इस फेज के दौरान सिर्फ और सिर्फ कितने आपको एटीपी मिल सकते हैं, ये भी तो आप जरा गौर करें ना, सिर्फ और सिर्फ इस प्रोसेस के दौरान आपको 2 एटीपी मिल सकते हैं। चलें ठीक है, हमें एनर्जी नहीं मिल रही थी, उससे बेहतर है कि आपको 2 एटीपी मिल गए, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है एक और फेस का, ये जो 2 एटीपी है ना, ये हमारे लिए एनफ नहीं होते, ये काफ़ी नहीं होते। मसल्स और कंट्रैक्ट कर रहे हैं, मजीद हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन एटीपी बहुत कम पड़ गए हैं। तो फिर फर्दर हम क्या करेंगे, एक और प्रोसेस यहाँ पर ये होता है कि ग्लाइकोलाइसिस को चलने के लिए NAD+ मालिक्यूल भी चाहिए, और वो NAD+ जो मालिक्यूल है वो कहाँ से बन रहे थे बेटा, वो तो माइटोकॉन्ड्रिया से बन रहे थे NAD+ मालिक्यूल, क्योंकि मैंने आपको समझाया रेस्पिरेटरी चेन के अंदर NAD+ मालिक्यूल को तोड़ा जाता है और वहां से NAD+ आयन बनाए जाते हैं जो दोबारा ग्लाइकोलाइसिस में इस्तेमाल होंगे। अब चूंकि वो सारा सिलसिला खत्म हो चुका है, चूंकि NAD+ मालिक्यूल मिल नहीं रहे, तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस भी स्टॉप होने के करीब हो जाता है। ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस भी यहाँ पर अकर नहीं हो सकेगा। फिर हमारे पाथवे है, ये फिर कहाँ शिफ्ट होगा, फिर इसकी जो शिफ्टिंग होगी वो आगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर होगी, यानी पायरोविक एसिड को आगे बदला जाएगा लैक्टिक एसिड के अंदर। क्लियर, ये एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कैसे होगी, ग्लूकोज को पायरोविक एसिड में बदलोगे और पायरोविक एसिड को किस में बदलोगे बेटा, लैक्टिक एसिड। तो इसी दौरान क्या होता है, इस प्रोसेस के दौरान NADH जो बन रहे थे ग्लाइकोलाइसिस में वो आगे ब्रेक होते हैं NAD+ आयन के अंदर। तो इसी वजह से NAD+ आयन को रीजनरेट करने के लिए, ताकि ग्लाइकोलाइसिस को प्रोसीड कर सके और आपको एटीपी मिल सके, आपके अंदर जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर शिफ्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्लियर, ये आप लोगों ने ऑलरेडी इस पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि लैक्टिक एसिड को क्यों बनाया जा रहा है, NAD+ आयन को रीजनरेट करने के लिए, ताकि ग्लाइकोलाइसिस दोबारा प्रोसीड कर सके। ऑक्सीजन तो है नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो प्रोसेस है, क्रेब्स साइकिल है, रेस्पिरेटरी चेन है, वो तो सारा डिस्टर्ब हो चुका है। ठीक है, तो अब आपको एनर्जी तो चाहिए, आप वर्क कर रहे हैं, तो फिर क्या किया जाता है, इसको इस पाथवे के जरिए NAD+ आयन को दोबारा रीजनरेट किया जाता है ताकि दोबारा ग्लाइकोलाइसिस में इस्तेमाल हो सके और आपको एनर्जी मिल सके। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि अगर लैक्टिक एसिड स्टोर हो जाए, ज्यादा स्टोर हो जाए आपके मसल्स के अंदर, तो आपके मसल्स फटीग हो जाते हैं, थकावट का शिकार हो जाते हैं, दर्द करने लग जाते हैं। तो इसी वजह से हम जब सख्त काम करते हैं, हमारी रूटीन ना हो ना, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे अंदर होती है और उसमें लैक्टिक एसिड मसल्स में जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो है ना, हमें जो है पेन होनी शुरू हो जाती है मसल्स के अंदर, और ये पेन तकरीबन 2-3 दिन मुसलसल चलती रहती है। फिर ऐसा ऐसा 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद ये फटीग या थकावट या मसल पेन ख़त्म हो जाती है। वो कैसे खत्म होती है, जरा इस पाथवे को समझते हैं कि फिर लैक्टिक एसिड की आगे फर्दर जो कन्वर्जन है वो कैसे होती है। देखिए, ये है हमारे पास हमारे मसल्स। क्लियर, तो हमारे मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर है, उसको ग्लूकोज में बदला जाता है, ग्लूकोज को पायरोविक एसिड में बदला जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। और फिर उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरोविक एसिड से आगे लैक्टिक एसिड बनाया जाता है, तो हमने इसको नाम दिया था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का। ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही है। फिर ये जो लैक्टिक एसिड बनेगा हमारे मसल्स के अंदर, ये मसल से निकलकर बाहर ब्लड के अंदर जाना शुरू कर देगा, लैक्टिक एसिड यहाँ आना शुरू हो जाएगा। तो ब्लड के अंदर जो लैक्टिक एसिड है ये मूव करते करते लीवर तक पहुंचेगा। ये हमारे पास लीवर है, तो लीवर में प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, लैक्टिक एसिड को दोबारा पायरोविक एसिड में बदला जाता है और यहाँ पर NAD+ यानी NAD+ आयन से दोबारा NADH मालिक्यूल बनाए जाते हैं। क्लियर, और पायरोविक एसिड से दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्जन किस में होती है बेटा, ये लीवर के अंदर। तो इसी जैसे लैक्टिक एसिड ऐसा ऐसा पायरोविक एसिड और ग्लूकोज में रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाएगा, लीवर इनको जो है कन्वर्जन करेगा, लैक्टिक एसिड कम होना शुरू हो जाएगा और आपकी ऐसा ऐसा थकावट खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट था। फिर ये ग्लूकोज दोबारा ब्लड में से होता हुआ, ये ग्लूकोज जो है दोबारा ब्लड में से होता हुआ कहाँ पहुंचेगा, हमारे मसल्स के अंदर। फिर इस ग्लूकोज को मिलाकर आगे क्या बना दिया जाएगा बेटा, ये ग्लाइकोजन बना दिया जाएगा। तो इस तरह आपने देखा है कि एक लैक्टिक एसिड मालिक्यूल को दोबारा हमारा लीवर जो है ग्लूकोज बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो यही वर्डिंग हमारी बुक के अंदर भी लिखी हुई है कि इस आउट ऑफ 5 यानी एक जो है हमारे पास लैक्टिक एसिड,
इसको आगे फर्दर जो है वो तोड़ा जाता है जो एरोबिकली, और फिर उसके बाद बाकी जो 4 हैं इनसे आगे ग्लूकोज प्रिपेयर किया जाता है, ग्लूकोज तैयार कराया जाता है। ये प्रोसेस था हमारे पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन का, इसको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। इसके अलावा एरोबिक रेस्पिरेशन को भी और स्टोर ना एटीपी हमारे अंदर स्टोर होते हैं, कितने सेकंड के लिए स्टोर होते हैं, ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन, इसको हमने कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो मसल्स की डिसऑर्डर्स हैं इनको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस करना है। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।